नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा परिवार में, अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर, और आज के करंट अफेयर में क्या खास, क्या बेहतर और क्या बेहतरीन हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इन तीनों ही मुद्दों पे हम लोग क्या किया जाएगा, बात किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले ये तो मैं डेली बताता हूं और संभवतः बताता रहूंगा कि आप एसएससी का कोई एग्जाम दें, रेलवे का दें, या फिर कि आप कोई पुलिस एग्जाम, इन सारे ही केसेस में आपके लिए ये करंट अफेयर की क्लास पर्याप्त होगी। हाँ, अब आप यूपीएससी देने जा रहे हैं या फिर आप बैंकिंग का एग्जाम, तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा नहीं भाई, मैं एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या राज्य स्तरीय एग्जामों के लिए पढ़ाता हूं, यूपीएससी या बैंकिंग के लिए मैं नहीं पढ़ाता। और जो बात होती है उसे स्वीकार करना ही बेहतर होता है, न कि थंबनेल पे लिख देना बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी सबके लिए। उनका करंट अफेयर अलग, मतलब न्यूज अलग अलग लेवल से, अलग अलग मतलब एस्पेक्ट से कवर किए जाते हैं। तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है ना, आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या रहता है 29 अक्टूबर को, बेहतरीन ढंग से, और फिर समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? एक्चुअली देखो, ये तो आपको पता है कि अभी भारत और आसियान, ये भारत और जो आसियान समूह है उसकी अलग से भी बैठक हुई, आसियान समूह की 22वीं बैठक, ठीक है ना, भारत और आसियान समूह की अलग से 22वीं बैठक हुई। अब मोदी जी तो पहुंचे नहीं कि जाकर के आसियान सम्मेलन को संबोधित करें, वर्चुअली इन्होंने संबोधित किया, और उस सम्मेलन में इन्होंने ये कहा कि भाई हम अपनी तरफ से 2026 को समावेशिता, मतलब जो इंक्लूजन होता है और स्थिरता, स्टेबिलिटी, समावेशिता और इंक्लूजन के लिए, ये थीम भी है वैसे इस बार की, समावेशिता और स्थिरता, ये थीम है इस बार की, स्थिरता, ये थीम है 2025 की। तो 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित कर रहे हैं, समुद्री सहयोग वर्ष। और किसके द्वारा घोषित किया गया है? मोदी जी द्वारा, ठीक है ना, मोदी जी द्वारा ये घोषित किया गया है। 2025 में जो भारत आसियान 22वीं बैठक हुई है, और ये है उसकी क्या थीम आपके, तो इस थीम के साथ इस बार आसियान की बैठक हुई। और अभी हम लोगों ने कल देखा था कि ईस्ट तिमोर, या जिसे पहले तिमोर लेस्ते कहा जाता है, वो 11वां देश बन गया। क्या बन गया? वो 11वां देश बन गया है। ये भी हम लोग बात याद रखेंगे, क्योंकि ये इस बार पूछ सकता है कि ईस्ट तिमोर, राजधानी सर दिल्ली, ठीक है ना, राजधानी दिल्ली पड़ती है। तो भैया इस बार नरेंद्र मोदी जी ने समुद्री सहयोग वर्ष आसियान के नेशंस के लिए बोला है, मतलब कि भैया हम समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में 2026 को मनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बात याद रखना कि 2026 आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के तौर पर मनाया जाएगा। अगला क्या है सर? ये दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फेलियन कॉन्स्टेलेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर ये है क्या? मुद्दा तो ये भी बन रहा है। एक्चुअली इसमें तुम लोग एक ये नाम देख रहे होगे, स्टेलरस टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है स्टेलरस टेक्नोलॉजी। ये एक हांगकांग की कंपनी है, हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है ना, स्टार्टअप, ये हांगकांग बेस्ड एक स्टार्टअप है स्टेलरस टेक्नोलॉजी। स्टेलरस टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हम दुनिया का 3 डायमेंशनल विंड, मतलब हवा का डेटा तैयार करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम लाएंगे। वैसे भी आप जान लें कि ये जो स्टेलरस है हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप है, और ये चीन का पहला वाणिज्यिक, मतलब कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग ऑपरेटर भी है। ये जो कंपनी है ये चाइना की मूल रूप से पहली वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग ऑपरेटर कंपनी भी है। खैर, तो इसने कहा कि हम एक 3D विंड डेटा सैटेलाइट बनाएंगे। तो लोगों ने कहा इसका क्या फायदा होगा? कहा फायदा से पहले काम सुन लीजिए, लोगों नाम सुन लीजिए। लोगों ने बताया, बताइए। तो इसने कहा कि हम इसका नाम रख रहे हैं फेलियन कॉन्स्टेलेशन। ये फेलियन
कॉन्स्टेलेशन क्यों रख रहे हैं? अब ये भी बात उठी, उन्होंने कंपनी ने कहा कि फेलियन जो है चीन में, चाइना में पवन देव को कहा जाता है, पवन देव, ठीक है ना, पवन देव का नाम है, मतलब हवा के देवता का नाम है चाइना में फेलियन। जैसे अपने यहां पवन पुत्र हनुमान जी हैं, उसी तरह पवन देव नाम है। तो चूंकि हम हवा का डेटा तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए हम अपने सैटेलाइट का नाम फेलियन कॉन्स्टेलेशन रखेंगे, ठीक है ना, ये हम कॉन्स्टेलेशन। हाँ, उसके बाद 3D में करेंगे, तो 3D में क्या क्या चीज कवर कर लेंगे हवा का? पहला तो हम उसकी गति, स्पीड को कवर कर लेंगे, डायरेक्शन, उसकी दिशा को कवर कर लेंगे, और हॉरिजेंटल वर्टिकल होता है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर जो डायरेक्शन है उसको भी हम क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर गति को भी हम कैप्चर कर लेंगे, ये 3D। इससे क्या होगा कि मौसम के बारे में जानकारी लेने में, हवा के बारे में जानकारी लेने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी। क्लियर हुआ आप सभी को? इसके लिए स्टेरलेस टेक्नोलॉजी ने 6 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, बेसिकली 6 सैटेलाइट इसके अंतर्गत ये लॉन्च कर रहा है, एक दो नहीं 6 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और चूंकि ये पहला ऐसा दुनिया का डिवाइस होगा 3D विंड डेटा सैटेलाइट जो हवा का 3D डेटा देगा, इसलिए ये चर्चा में है। तो कौन बना रहा है, किस देश की कंपनी है, किस नाम से योजना को ये लाया है, कितने सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये सारी बातें आपके आंख के सामने हैं, ठीक है ना, सारी बातें आपके आंख के सामने हैं। तो यह दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क होगा, समझ लो, जो 3D विंड डेटा तैयार करेगा। एकदम क्लियर हो गया लल्ला? तो बस अब यही है, अब यही सब सैटेलाइट होते हैं यार, 3D टाइप में पूरा हवा का डेटा तैयार कर लेगा, बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC किसने लॉन्च किया? इस बात पहले क्वेश्चन समझ लो। लॉन्च तो किया जापान ने सर, समझो। होता क्या है कि जापान में कैश खूब चलता है, जापान में क्रेडिट कार्ड से खूब सारी मार्केटिंग की जाती है, क्रेडिट कार्ड से। तो अपने देश में नगद, कैश मतलब नगद, और क्रेडिट कार्ड जो अर्थव्यवस्था है, क्रेडिट कार्ड अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी में बदलने के लिए ऐसा जापान ने किया है, ठीक है ना, ऐसा किया है। क्या किया है सर? एक्चुअली ये एक प्रकार की, ये जो आप देख रहे हो स्टेबल कॉइन JPYC, ये एक प्रकार की ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है, जिसमें जापान की मुद्रा क्या होती है? एक जापानी येन बराबर 1 JPYC माना जाएगा। इसको शॉर्टकट में जापान का YC मतलब येन पेग्ड स्टेबल कॉइन, ठीक है ना, येन पेग्ड स्टेबल कॉइन। अच्छा, एक जापानी येन बराबर 1, इससे क्या होगा? जैसे मान लो तुम्हारे खाते में 100 रुपया है या 100 जापानी येन है, तो अब वो हार्ड कॉपी के रूप में नहीं, वो तुम्हारे खाते में 100 JPYC दिखाएगा, और आप उसी के थ्रू ट्रांसफर करिए, उसी के थ्रू मार्केटिंग करिए, उसी के थ्रू अपना सारा अर्थव्यवस्था को रन कराइए। यह है डिजिटल वित्तीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल फाइनेंशियल, ठीक है ना, डिजिटल फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था के लिए ये लाया गया है जापान के द्वारा। जैसे हम लोग एक चर्चा में सुने थे क्रिप्टो करेंसी, उसी तरीके से, ठीक है ना। अभी आपने देखा है कि जापान ने महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, वो भी चर्चा में है। अब जापान में ये हो गया। एक लोग पूछ रहे सर दिल्ली पुलिस के लिए क्लास कर सकते हैं? यार ये सब हमसे क्वेश्चन मत किया, तुमको दिख नहीं रहा है यहां क्या लिखा है? SSC, रेलवे और पुलिस। अब वो पुलिस किसी भी राज्य का हो, अलग है सब कुछ, तो अलग दुनिया में इसी से बहते रहते हैं। करेंट अफेयर पता नहीं कहां से पूछ देगा। जापान ने ऑफिशियली दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कैश और क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा जापानी निर्भर रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा हटने के लिए जापान ने लॉन्च किया है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है सर। अगला क्या है भाई? हाल ही में किसके द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक नामक
मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, बताइएगा? बुरेवेस्टनिक नामक। देखो हुआ क्या है, अभी 2 दिन पहले की बात है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि आपके रूस के राष्ट्रपति और मिखाइल मिशुस्तिन, ई क्या नाम ले लिए गुरु, ये रूस का प्रधानमंत्री है, मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है ना, मिखाइल मिशुस्तिन, ये पीएम ऑफ रूस, ठीक है ना, पीएम ऑफ रूस या रसिया जो आप लिख लें, हाँ, इनके द्वारा ये प्रस्ताव था और बाद में पुतिन भी इस पे रेडी हो गए। तो अमेरिका के साथ रूस ने अपना 34-34 न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दिया और जैसे ही 2 दिन पहले न्यूक्लियर डील उस न्यूक्लियर डील के अनुसार अमेरिका और आपके क्या कहा जाता है, रूस को अपने न्यूक्लियर हथियार नष्ट करने थे और नए बनाने से एक दूसरे को रोकना था। लेकिन अमेरिका कुछ दिन पहले इधर उधर बतियाया, रूस ने कहा कि हम कैंसिल कर रहे हैं, हम तो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। शायद कैंसिल करने की वजह जो भी रही हो, लेकिन अब फिलहाल न्यूक्लियर पावर्ड उसने नया मिसाइल बना लिया है। अब इस मिसाइल के बारे में, इसको बनाया किसने सर? जैसे अपने यहां डीआरडीओ है, हॉल है, उसी तरीके से रशियन डिफेंस जो इनका रशियन डिफेंस इंडस्ट्री है उसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री, रशियन डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा तैयार किया गया है। ये करीब करीब 14,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, उड़ सकता है और करीब करीब 14,000 भी लिखना पड़ेगा ना यार, 14,000, अच्छा, और करीब करीब 15 आवर तक की इसकी स्टेबिलिटी कैपेबिलिटी है, हवा में ही 15 घंटे तक रह सकता है। ये एयरबॉर्न है, जिसको आप लिख सकते हो एयरबॉर्न, हवा में भी ये मिसाइल इनकी 15 घंटे तक रुके रह सकती, मतलब वेट करके मारेगी, लेकिन मारेगी जरूर। ये रूस वाले ये बनाए हैं। इसको लॉन्च करने के पीछे, बुरेविस्टनिक मिसाइल को लॉन्च करने के पीछे रूस का उद्देश्य क्या है? यह मिसाइल इसलिए बनाई गई है कि ये किसी भी देश की एयर डिफेंस को भेद सके, एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम। जैसे आप देखते हो कि आयरन डोम इजराइल के पास है, कुछ दिन पहले गोल्डन डोम नामक अमेरिका ने अपना लॉन्च किया एयर डिफेंस सिस्टम, और नाटो के कई देशों के पास अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। और रूस हमेशा चिंतित रहता है नाटो से, नाटो चिंतित, नाटो जो कुछ यूरोपीय देशों का समूह है, उसका मुखिया नेता अमेरिका है। तो रूस को लगता है कि यूक्रेन वाले मुद्दे पे अगर कभी लड़ाई हुआ तो भाई हमको भी तो तैयार रहना होगा इन लोग का एयर डिफेंस सिस्टम भेदने के लिए। तो लो हम अपना एक न्यूक्लियर पावर वाला मिसाइल बना दिए। अब अगर नाटो का कोई देश हम पर हमला किया या हमसे लड़ाई हुई तो हम उनके एयर डिफेंस की ऐसी की तैसी कर देंगे। फिलहाल इसको रूस ने टेस्ट कहां पे किया? एक उसका पनकोवा टेस्ट इस साइट है। कौन सा साइट है सर? पनकोवा टेस्ट साइट। जैसे अपने यहां नहीं श्रीहरिकोटा से टेस्ट वोस्ट होता है, लॉन्च होता है, पनकोटा टेस्ट साइट। ये कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है लल्ला आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है ना, आर्कटिक जोन में पड़ता है, आर्कटिक जोन में। और सबसे मजेदार बात जान लो, नाटो वालों को भी पता है कि रूस ये लॉन्च कर लिया है। नाटो वालों ने इसका नाम रख दिया है एसएससी रेलवे बैंकिंग, नहीं, SSC X9। नाटो ने इसका नाम रखा है SSC X9। ये नाटो के द्वारा दिया गया नाम है। जिस अपनी मिसाइल को रूस वाले बुरेवेस्टनिक कह रहे हैं, उसी को नाटो क्या कह रहा है? SSC X9 स्काई फॉल। इसका पूरा नाम रखा है SSC X9 स्काई फॉल। ये नाटो द्वारा नाम है, ठीक है ना, ये नाटो द्वारा नाम रखा गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो करंट एक बार ऐसे पढ़ो ना कि ससुरा याद हो जाए क्लास में, फिर MCQ के रूप में तो हम 100-200 करके दोहरवाते ही रहेंगे। तो भैया यही है रूस की मिसाइल, जो कि 15 घंटे तक हवा में रह सकती है, 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, अब वेट करके अपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा सकती है, ठीक है ना, वेट करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा सकती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
हाँ, भारत में आयोजित कोगनीवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप का खिताब किसने जीता है? वैसे पोलो की शुरुआत तो भारत के मणिपुर से ही मानी जाती है और तब मणिपुर में इसे पुलू कहा जाता था। और पोलो से एक और बात याद आ गया कि सर ऑपरेशन पोलो ये हम लोगों ने आजादी के समय चलाया था, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, क्योंकि तब सबसे ज्यादा पोलो के मैदान भारत में हैदराबाद में 14 हुआ करते थे ओवरऑल। भारत में आयोजित कोगनीवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है सर। एक्चुअली भारत के 4 खिलाड़ी जिनकी कप्तानी स्वामी पद्मनाभम सिंह कर रहे थे, भारत का कप्तान 4 खिलाड़ी इसमें खेले, 4 प्लेयर, ठीक है ना, 4 प्लेयर इसमें खेले और कप्तान कौन थे? स्वामी पद्मनाभम, ठीक है ना, स्वामी पद्मनाभम पी, ठीक है ना, ये याद रखना, पूछ सकता है, स्वामी पद्मनाभ पी सिंह, स्वामी पद्मनाभम सिंह, इनके साथ 4 खिलाड़ी और वर्सेस किसके खेले? अर्जेंटीना के। भारत और अर्जेंटीना के मैच में यह मैच हुआ। भारत यह मैच जीत गया, अर्जेंटीना यह मैच हार गया। भारत कितने से यह पोलो का मैच जीता? 10-9 से जीता, 10 के मुकाबले 9 से जीता, ठीक है ना, भारत ने 10 के मुकाबले 9 से यह जीता। इसका आयोजन कहां किया गया सर? जयपुर पोलो ग्राउंड में। आयोजन कहां हुआ यह भी पूछ सकता है, जयपुर पोलो ग्राउंड। अब बताओ जयपुर पोलो ग्राउंड कहां है? जयपुर पोलो ग्राउंड में इसका आयोजन हुआ। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो जयपुर पोलो ग्राउंड कहां पे स्थित है। जयपुर पोलो ग्राउंड में पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय का आयोजन किया गया और यह स्थित कहां है? तो आप कह दोगे सर राजस्थान जयपुर में ये स्थित है, तो मैं कह दूंगा मारूंगा बचवा, सुधर जाओगे, जयपुर पोलो ग्राउंड नई दिल्ली में है, ठीक है ना, जयपुर पोलो ग्राउंड नई दिल्ली में स्थित है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जयपुर भवन में कैद किया था, यह कहां स्थित है? तो जयपुर भवन सर, अरे वो आगरा में स्थित है। हाँ देखिए, जयपुर राजस्थान, अरे ऐसा थोड़ी हम पूछ दिए हैं, नई दिल्ली में है जयपुर पोलो ग्राउंड, नाम रख दिए तो सुबह सुबह मजा हो गया। चलो तो ठीक है, अब याद रहेगा कोगनीवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप किस खेल से। अब यही स्टैटिक में घुमा के पूछ दे कि कोगनीवेरा अंतरराष्ट्रीय कप किससे संबंधित है, तो भैया पोलो से। 4 लोग की टीम खेली है, देखो भारत का 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर हैं, और ये आपके अर्जेंटीना के 1 2 3 4 प्लेयर हैं। अब भारत इस कप को जीत लिया है, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातांगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? भाई पॉइनियर ऑफ बर्न केयर इन साउथ इंडिया। मतलब पायनियर इन बर्न केयर, मतलब जो लोग जल जाते थे या जले से जो लोग जल जाते थे उनके इलाज के सबसे अग्रगण्य सर्जन में से, डॉक्टर में से एक हुआ करते थे आपके डॉक्टर के मातांगी रामकृष्णन। इनके इन्हीं कामों के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2002 में। बर्न केयर के लिए ये बहुत जाने जाते थे। यही नहीं, डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड भी, जो बीसी रॉय नेशनल अवार्ड ये भी इनको मिला हुआ है लला 2014 में। तो इस तरीके का मतलब अवार्ड प्राप्त करता सर्जन का निधन हो गया, ठीक है ना। मशहूर प्लस डॉक्टर के मातांगी रामकृष्णन जी का निधन हो गया। सच सच बता दो कितने लोग इनको पुरुष सोच के बैठे थे? नहीं, पहले झूठ नहीं, पहले बताओ पुरुष सोच के बैठे थे कि नहीं? जब क्वेश्चन चल रहा था वो मन में चल रहा था कि पूछूं, फिर मैं कहा पिछले ही क्वेश्चन में पूछ चुका हूं, अब क्या पूछूं। खैर, तो मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर के मातांगी रामकृष्णन जी, इनका निधन हो गया 91 वर्ष की आयु में, और ये सारी चीजें, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। अब एनिमेशन तो भैया सब लोग जानते हैं, हंसने वाला ये वो, तीन चूंट तूफान। एक्चुअली लेकिन एनिमेशन के बारे में आपको बताएं कि 1892 में पेरिस में एक एनिमेशन शो हुआ था। सबसे पहले 1892 में पेरिस में एक एनिमेशन शो हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि यूनेस्को ने, पहले ऐसे समझो, 1892 ईस्वी में पेरिस में एक एनिमेशन पहली बार लोगों ने देखा, एनिमेशन। अब एनिमेशन जब देखा
तो लोगों को लगा ये क्या नई चीज है। फिर उसके बाद एक संस्था बनाई गई ASIFA, ASIFA। ये किसके अंडर में बनाई गई? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा यह संस्था बनाई गई 1960 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? फ्रांस में। इस संस्था को यह काम दिया गया कि यार दुनिया में ना तुम एनिमेशन को खूब बढ़ावा दो, बड़ा मजा आएगा, जैसे कार्टून वोटून चीज। तब ASIFA नाम की संस्था ने इसने पहली बार 2002 ईस्वी में कहा कि भाई हम ना एक एनिमेशन डे मनाना चाहते हैं यूनेस्को से। यूनेस्को ने कहा लेकिन किस दिन मनाना चाहते हो? तो उसने कहा एक्चुअली दुनिया में पहली बार 28 अक्टूबर 1892 ईस्वी को पेरिस में एनिमेशन पिक्चर या एनिमेशन दिखाया गया था, तो क्यों ना 28 अक्टूबर को हम लोग ये रख दें। यूनेस्को ने कहा अब वाह भाई वाह, क्या बात की हो, चलो रख दो। तो यूनेस्को की एक अम्ब्रेला संस्था है जिसका नाम है ASIFA, जिसका स्थापना 1960 में की गई थी, हेडक्वार्टर जिसका फ्रांस में पड़ता है। उसने पहली बार सन 2002 में मनाया था लल्ला अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। तब से यह लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है ना, तब से यह लगातार मनाया जा रहा है। तो याद रहेगा आप सभी को। देखो, चाहे स्टैटिक हो चाहे कुछ पूछना तो है, यही सब एनिमेशन है, हु हा। आप लोग भी कई बार अपने मोबाइल में और सारी चीजों में प्रयोग करते होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे एनिमेशन वगैरह, सिमलीज डे भी मनाया जाता है। नहीं तुम लोग हंसने वाला ही 36 तो ताली बजाने वाला, हाय बाय अम्ब्रेला, ये सब भेजते रहते हो, तो ये है, ठीक है। 28 अक्टूबर पेरिस के फ्रांस थिएटर में ये पहले पब्लिक डिस्प्ले की याद में मनाया जाता है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। चलो लल्ला, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है? बताइएगा। एक्चुअली डिजाइन तो किया गया है सर DRDO के द्वारा, लेकिन मैन्युफैक्चर बनाया गया है बेल के द्वारा और डिजाइन किया गया इन दोनों लाइन में अंतर समझ में आ रहा है ना। पहले इन्होंने डिजाइन कर दिया कि ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उसको बना दिया। किसको? SDR को। ये है क्या सर? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। जैसे युद्ध के मैदान में ये भारतीय सेना को दिया गया है, भारत की सेना ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है DRDO के साथ। युद्ध मैदान में बेहतर कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बेहतर कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए। ये नहीं कि घर घर आ रहा है, हेलो हेलो दुश्मन आ गए, इधर क्या बोल रहे हो, क्या ना, वो वाली स्थिति ना आवे। उस बेहतर रेडियो स्टेबिलिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया DRDO ने, जिसे डिजाइन किया, जिसे बना करके बेल ने दिया है, और युद्ध मैदान में बेहतर कम्युनिकेशन। अब तुम कभी नहीं भूलोगे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR क्या नहीं, उसी में खरखराने लगता है। पता चला तब तक उधर से गोली मारना शुरू कर दिया दुश्मन, ऐसी में आवाज नहीं आ रही है, हेलो टेंगो चार्ली अल्फा चल रहा है। तो अब भारत के पास स्वदेश निर्मित, हो सकता है विदेशिया सब जानबूझ के पहले खराब दे देते हो, इसमें कोई दूर राय नहीं है। अब जैसे तुम अमेरिका का ले लो, जब भारत में हरित क्रांति से पहले की बात है, जब सूखा पड़ा था तो अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था, गेहूं का बीज, फिर वो भारत में लगाया गया उस गेहूं के बीज के साथ। तो पहले अमेरिका ने भारत को गेहूं बेचा। पहले देखो हुआ क्या, पहले भारत को चढ़ा दिया, पहले भारत का युद्ध करवाया पाकिस्तान से 1965 में। युद्ध के समय कुछ हथियार भी बेचा, युद्ध के समय पहले भारत को उसने हथियार बेचा। ये सब विदेशियों की चाल होती है, लड़ाई होने दो तब तो हथियार बिकेगा। फिर भारत में दुर्भाग्य से पड़ गया सूखा, तब भारत को गेहूं बेचा अमेरिका। ये 1965-66 की बात बता रहा हूं। इस गेहूं के साथ कुछ घास के बीज आ गए, वो जानबूझ करके डाले गए रहे होंगे, जो था गाजर घास। गाजर घास से जो हवा निकलती थी गेहूं के खेतों में, जो किसान जाते थे, उनको होने लगी बीमारी। तो इस बीमारी की फिर उसने दवा बेचा।
समझ रहे हो? तो भारत को पहले हथियार बेचा, फिर गेहूं बेचा, गेहूं में मिलावटी घास के बीज भी आ गए भारत में, गाजर घास अमेरिका से आ गई, फिर उसकी वजह से बीमारी फैली, फिर उसका दवा बेचा, 3 बार बेचा भारत को। तो इसमें कौन सा आश्चर्य है कि जब आप विदेश से तकनीक खरीदेंगे तो वो आपको धोखा नहीं दे सकता अगर आप स्वदेशी नहीं रखेंगे तो। आज मान लीजिए हमारा रूस दोस्त है या अच्छे अच्छे देश दोस्त हैं, कल को किसी मुद्दे पे ठन ही गया, अरे मूड है पुतिन का, पुतन चाचा खिसक गए, फिर कहेंगे बड़ा रूस से और फ्रांस से खरीदे हो ना, आओ हम ही दोनों तुमको निपटा दे, तब भारत क्या करे? तो अच्छा है भारत में बने। इसीलिए भारत ये सब बना रहा है कि नहीं 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 नहीं, खरखराहट नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, आज क्या तारीख है? 29 अक्टूबर, मतलब चल रहा है ये तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक। देखो विजिलेंस अवेयरनेस वीक, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं किसी ऑप्शन में है विजिलेंस आवर शेयर्ड? हाँ, ये आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार की थीम है। सतर्कता ही बचाव है। अब तुम लोग कौन सा सतर्क रहते हो? स्कूटी रेड लाइट पे चेकिंग तो नहीं चल रही है, ई वाली सतर्कता नहीं। हेलमेट लगाइए, पैसे रुपए की सतर्कता, अनवांटेड कॉल या स्पैम वीडियो कॉल ये सब ना करिए। अब आज का सुन लो तुम लोग, सतर्कता क्या है। अब सतर्कता जागरूकता सप्ताह है तो मैं एक सतर्कता की बात बता दूं। आज ही मैंने देखा है कि एआई वाले ने एक नया फीचर दिया है गूगल के ऊपर कि आप अपने बचपन की फोटो अपलोड कर दीजिए और अपने यंग एज की फोटो अपलोड करिए। हम आपको एक ऐसी फोटो बना के देंगे जिसमें आपके यंग एज, मतलब इसको ओल्ड एज तक पहुंचा देंगे और आपके बचपन की फोटो को दोनों को हाथ मिलाते हुए हम दिखाएंगे, हाथ मिलाते हुए हम दिखाएंगे आप ही की फोटो कि आप अपने बुढ़ौती में कैसा दिखेंगे। अभी अब कई लोग ये करेंगे, कई लोग ये काम करेंगे कि यंग एज की फोटो, बचपन की फोटो दे करके दे देंगे। अब कुछ है दिन बाद जब एआई का मन होगा तो कहीं बना देगा न्यूड फोटो, वीडियो बना देगा और कहेगा लीजिए अब अपने जवानी और बचपन के दिन देख लीजिए, नचा मारेगा। और लोग अपने स्टेटस में डालते हैं। वैसे स्टेटस का मतलब होता है औकात। वो लोग जो स्टेटस लगाते हैं दिन भर में 2 बार, वो दिन भर में 2 बार अपनी औकात दिखाते हैं। स्टेटस का हिंदी मतलब देख लेना, औकात दिखाते। मेरी औकात ये है, जैसे एरोप्लेन में बैठ गए, हेलो, पहली बार बैठे तो हेलो हो गया। होटल में खाना खाने चले गए, प्लेट का मत किया करो। क्या मतलब है? चप्पल खरीद लिया, इसे उठा के चप्पलवा का इसे फोटो लगा देंगे। टी शर्ट खरीद ली, ये टी शर्ट, अरे स्टेटस के। हाँ, तो यही है जागरूकता सप्ताह। बच्चों भैया, अभी साउथ के एक्टर चिरंजीवी जी हैं, चिरंजीवी जी ने मुकदमा एफआईआर दर्ज करवाई है। उनका एआई के थ्रू फोटो उठा करके अश्लील वीडियो बना दिया गया। अब वो बेचारे परेशान, तो फिर अब उसका क्या करना है? तो भैया शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी कि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है। भाई जो जवानी का फोटो, बचपन का फोटो, बुढ़ौती का जो हाथ मिलवाने के लिए एआई को दोगे ना, आज ये फीचर आया है गूगल के ऊपर, तब फिर हाथ मिलाओगे, फिर रगड़ना पड़ेगा, ससुरा काहे फोटो दे दिए रे। हाँ, चलो, तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, थोड़ा सा सतर्क रहिए। हालांकि ये विजिलेंस उससे रिलेटेड नहीं है, मैंने जोड़ करके आपको बता दिया। अगले पॉइंट पे आएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन किस शहर में शुरू किया गया? भारत में शुरू किया गया है सर, नई दिल्ली में शुरू किया गया है, भारत मंडपम में। हम कहते हैं ना, इसकी जब बैठक होगी तो फिर एक बार हम लोग इस पे बात करेंगे। भारत मंडपम में इसकी शुरुआत की गई। द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। द्रौपदी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उद्घाटन, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस अवसर पे द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि हम आपको यह यकीन दिलाते हैं कि 2050 तक भारतीय महिलाओं के मेहनत के द्वारा, पुरुषों के मेहनत, खास करके महिलाओं की भागीदारी के द्वारा हम भारत को सोलर हब बनाने का
विश्व का सोलर हब बना करके छोड़ेंगे, ये देख लीजिएगा। ऐसा महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है, सोलर हब बनेगा भारत। अभी नया हो गया, अभी बात पूछ सकता है जैसे नहीं 2070 तक कार्बन मुक्त भारत की अवधारणा है, उसी तरह द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन की। अब सब आ गए, अब जब सब आ गए तो सोलर हब बनेगा भारत, समझ रहे हो लल्ला? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कि 2050 तक ये टारगेट रख लिया है और बोली है। अच्छा, इस सोलर हब बनने में सबसे बड़ी योजना कौन सी काम करेगी? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना की उन्होंने इसमें बढ़ाई भी की है। आज आपको एक छोटा सा काम देता हूं, पीएम कुसुम योजना कब लॉन्च किया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएसए के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 8वीं बैठक की ओपनिंग प्लेनरी का उद्घाटन किया, अपना भाषण दिया। जो इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है और इसमें 124 देश हिस्सा ले रहे हैं। 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक अब ये चलेगा और दुनिया भर के 40 से ज्यादा मिनिस्टर इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले वैसे इस बार हम भी जब दीपावली के पहले एक बार एक दिन के लिए घर गए थे दीपावली, तो सोलर पैनल घर के ऊपर बनारस में लगवा दिए हैं। एक लड़का लिख रहा है, सर टाइपिस्ट को बोलिए ठीक से टाइपिंग करे। कहां गड़बड़ी किया है बताओ तो? क्वेश्चन गलत आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन गलत किया लाला बता दो। अब भैया हम टाइपिस्ट को अलग से पैसा देते हैं। ओ झिंगा लाला, हाँ सही पकड़े हो, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। देखो आज तुम लोग के समन्वय, अब तो 1 मिनट लगेगा लल्ला, बस ये फोन उठा ले, कहेगा कौन सा गलत है सर जी, कौन सा हम गलत टाइप कर दिए हैं। अब दोस्त है अपना तो उसी में चांपे रहेंगे तब है ना। लो फोन लगा दिए, लग जा भैया फोन, जाने लगी घंटी ना भैया। मतलब ये इसका नेट नहीं ऑन है, इसको कॉल करना पड़ेगा मुझे नॉर्मल। रुको तुम लोग, DHEE। लेकिन हम ज्यादा डांटते उठते नहीं यार, हम कुछ बोलते नहीं। अब थोड़ा सा प्यार से बोल देंगे कि ये गड़बड़ी है तो भाई बेइज्जती तो हमारी होती है ना कि आंसू सर का पीपीटी में गलत। उठा लें बस, ये सोया ना हो, सोया होगा तो नहीं उठाएगा। चलो अगर उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, बसते रहो। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था जो गलत है? 10वां। वो अभी सो रहा है और क्या। जिस व्यक्ति को ग्रीस में आयोजित यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में दिव्या देशमुख और अन्य किस भारतीय ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है? सर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल डी गुकेश और इन्होंने एक्चुअली डी गुकेश अभी पिछली बार हिकुरा नाम के एक चेस प्लेयर से हार गए थे। तो वो क्या किया था कि डी गुकेश का जो यही इधर बैठा हुआ है, अच्छा ये तो उससे इंडिविजुअल का, तो ये दूसरी इमेज है। ये दिव्या देशमुख डी गुकेश को हम एक साथ दिखाना चाह रहे थे इसलिए दिखा दिए। तो उसने उठा के इनका जो किंग होता है चेस में उठा के फेंक दिया था और उस हार के बाद डी गुकेश पहली बार मिले और हिकुरा को हरा दिया और ग्रीस चेस ग्रैंड मास्टर को इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर ने जीत लिया है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता है, ठीक है ना। लैंडो नॉरिस ने, जो कि मैक्लॉरेन के लिए चलाते हैं, ठीक है ना, ये मैक्लॉरेन यहां लिखा हुआ है, मैक्लॉरेन के लिए ड्राइविंग करते हैं लैंडो नॉरिस। इन्होंने मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है और ऑस्कर पियास्त्री को इन्होंने इस सीजन में पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे चार्ल्स लेक्लर्क और तीसरे पे मैक्स वेरस्टेपन है। तो ये तो यार ऐसा क्वेश्चन है ना कि रेलवे में ये पूछता है। मैं सही बताऊं, एसएससी में अब ये वाले क्वेश्चन पूछना रोक दिया है। एसएससी हो, पुलिस का एग्जाम हो, उसमें ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं पूछता। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, अगर आप ये सब, अब तो आरपीएफ भी एसएससी कराएगा। अच्छा हाँ, आरपीएफ से हमको एक बात याद आया यार, आज शाम को 7:45 पे तुम लोगों को एक साथ देना होगा। वो क्या है, एक आवाज उठानी बहुत जरूरी है, सब लोग ध्यान से सुनो। आरपीएफ वगैरह में 165 हाइट हुआ करती थी, 165, और एज का रिलैक्सेशन था। अब वो एज का रिलैक्सेशन ने भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। 165 की जगह
170 हाइट कर दिया। और ये दो मुख्य कंसर्न है कि क्यों आरपीएफ की वैकेंसी को गवर्नमेंट ने ऐसा किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आरपीएफ एसआई का वेट करते हैं, उनकी उतनी हाइट नहीं है। आप 165 से सीधे 170 ले जा रहे हो, क्या यह नाइंसाफी नहीं है? बेरोजगारी इतनी है और 3 तूफान आपका इतना चल रहा है। हालांकि आप देखते हो कि एसएससी कैसे कैसे रूल बनाती है कि एसएससी के खिलाफ बोलोगे, पेपर डिस्कस करोगे तो कई करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा तो लग जाएगा, वो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाना है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज शाम को, आज मतलब 29 अक्टूबर शाम 7 को आरपीएफ, क्योंकि आज ये याद रखना आरपीएफ के फॉर्म के साथ हो रहा है। अब आरपीएफ पहले रेलवे करवाती थी, अब उसका एग्जाम भी एसएससी करवाएगी। कल को अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो कल को ये किसी और एग्जाम में आ जाएगा। अभी हो सकता है एसएससी के एग्जाम में हाइट वेट नहीं मांगता, कल को उसमें भी मांगने लगेगा। तो लल्ला, सही समय पे आवाज उठाना भी जरूरी है। इसको ये मत सोचना कि तुमको आरपीएफ नहीं भरना है तो तुम्हें इस बात से क्या मतलब। कई लोग सोच सकते हो, यही बात सोच सोच करके हम लोग अंग्रेजों के समय गुलाम हो गए थे कि हमला उसके ऊपर अंग्रेज किया है तो हम राजा उसकी मदद करने क्यों जाएं। एक भारतीय राजा दूसरे भारतीय राजा की बात, यह आरपीएफ की नहीं है। बात तुम कैसे किससे पूछ के कर लिए? क्या इसका कोई सर्वे हुआ? क्या इसके ऊपर? और कहोगे हर बात पूछ के नहीं करेंगे तो किससे? अमेरिका के लोग से पूछ के करोगे तुम? कुछ तो कहीं आना चाहिए था। एज भी ससुरे हटा दिए, 25 से 23 कर दिए, और इधर ये हाइट भी 165 से 170 कर दिए। इसलिए प्लीज और प्लीज यार, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी देखो ग्रुप डी और आईटीआई वाला मुद्दा चल रहा है। ग्रुप डी की रेलवे की आईटीआई वाले देंगे कि 10वीं पास वाले देंगे? सही समय पे आवाज उठ गया है, कोर्ट में आवाज पहुंची है। अब अगर इसका भी नहीं हम लोग सही समय पे पूरे कोचिंग संस्थान के लोग आवाज उठाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आज प्लीज में रहना, सब लोग साथ वादा करो, सब लोग 745 लिखो कि सर पूरे दिन कहीं रहेंगे लेकिन 745 पे छात्र ही छात्र का साथ देगा। आप आवाज उठाइएगा, हम लोग हजारों कमेंट करेंगे। आज सेशन लगवाऊंगा, ठीक है ना? आज सेशन लगवाऊंगा। रहना लल्ला, देखो इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मुझे नहीं आरपीएफ भरना है, लेकिन हो तो मेरे ही भाई बहन दोस्त ना तुम लोग। नहीं आवाज उठाएंगे तो काली का फीस कमाने के लिए बैठे हैं, भाई 400 रुपए का कोर्स ले लो, आई वाला कोड लगा दो। इसके लिए खाली आदमी नहीं बैठा है, वो भी जरूरी है। नहीं, हमारा खुद का खर्च कहां से चलेगा, कंपनी का कहां से चलेगा? तो खाली कमाने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए भी बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। खैर, तो वो भैया जीत लिया है आपका उर्सुला के ले गुइन फिक्शन 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? नमो ईसा है सर। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन अवार्ड वज्र चंद्रशेखर जी ने जीता है, ठीक है ना? ये श्रीलंकाई लेखक हैं वज्र चंद्रशेखर। इन्होंने किताब लिखी थी रेक्स फॉल, ये इनकी किताब है रेक्स फॉल, ठीक है ना? रेक्स फॉल एक जानवर टाइप का होता है, उसके ऊपर ये इन्होंने किताब लिखा था और लिखा था विल यू फॉलो मी टू द एंड, क्या तुम मुझे फॉलो करोगे अंत के लिए? रेक्स फॉल। उस बात के लिए उनको उर्सुला के ले गुइन प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड दिया गया है 2025 का। यह अवार्ड ऐसे लेखक को दिया जाता है जो इमेजिन करके, अपनी कल्पना के पावर से, इमेजिनेशन के पावर से नई दुनिया के बारे में बताता है या दुनिया में इंसानियत की जगह जैसे जरूरी विषयों को दिखाता है, ठीक है ना? इसलिए इनको ये मिला है। ये बात अगले पे आ जाएंगे तो ये है। अब कल वाला दोहरा लिया जाए, जो हम लोग कल पढ़े थे उसको एक बार दोहरा लिया जाए। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? सर 11वां बन गया है, ठीक है ईस्ट तिमोर। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूछेगा विष्णु जयंत नालिलकर जी को मरणोपरांत, ठीक है ना? और विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR को, ठीक है ना? इंडिविजुअल कितने लोगों को दिया गया है? 8 लोगों को। और संगठन और एक और था विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न और एक और था, वो 14 लोगों को दिया गया है। खैर, अगले पे आएंगे। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज सर ऋषिकेश में बन रहा है बजरंग सेतु के नाम से, दिसंबर में उद्घाटन की उम्मीद है। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप APAC की बैठक का आयोजन पहली बार भारत कर रहा है सर, ठीक है ना? बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है उड़ीसा की प्रीति स्मिता भोई ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री एंड जर्क।
बंगाल की खाड़ी में इस समय चल ही रहा है सर मोथा। मोथा का नाम सुगंधित या सुंदर फूल थाईलैंड ने रखा है मेरे भाई। रोहित शर्मा भारत के लिए तीसरे नंबर पे आ गए हैं, सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिए। पहले पे सचिन तेंदुलकर जी, दूसरे पे विराट कोहली जी और तीसरे पे रोहित शर्मा जी रन बनाने के मैटर में व्हाइट बॉल क्रिकेट में। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो पहले पे अब विराट कोहली आ गए हैं, सचिन सर पीछे छूट गए। कैसे? व्हाइट बॉल क्रिकेट में वनडे और T20 का रन होता है और सचिन तेंदुलकर सर ने बहुत ज्यादा T20 नहीं खेला है, उनके समय जस्ट T20 आया था, 2-4 साल बाद वो संन्यास ले लिए थे। सतीश शाह का 74 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? सर प्रसिद्ध अभिनेता सतीश शाह हुआ करते थे, सारा भाई वर्सेस सारा भाई से फेमस हुए थे। डेम सारा मुलाली सर ये इंग्लैंड की चर्च में बिशप बनी है। ओशन स्काई सर ये स्पेन में आयोजित हो रहा है। गैंडो नाम इसका याद है, कल हम लोग जब पढ़ाए थे गैंडो एयर बेस स्टेशन पे, गैंडो एयर बेस स्टेशन। ऐसा नाम था कि रट गया। या तो नाम बहुत इजी रहे तब रट जाता है, या तो खूब टफ रहे तब रट जाता है। पैदल सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सर पैदल सेना दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंद्रेज पोगजोबूट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर ये ऑप्शन मजिया अमागुलोबली को, ठीक है ना, जबन में टेढ़िया जाता है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश अब सूर्यकांत जी होंगे, क्योंकि नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है BR गवई जी का 52वें का, अब 53वें नंबर पे ये होंगे। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन किस स्थान पे हुआ? सर मलेशिया में हुआ। ईस्ट तिमोर 11वां देश बना और समुद्री सहयोग वर्ष मोदी जी ने 2026 को भारत आसियान की 22वीं बैठक को कर दिया। अच्छा देखो एक यहां पे बात समझ लेना, 47वां बैठक हुआ है आसियान का, लेकिन आसियान के जो देश हैं उनके साथ भारत का बैठक 22वां हुआ है। मतलब भारत अलग से जाकर के आसियान के साथ जो बैठक किया वो 22वां है, लेकिन पूरे आसियान का ये 47वां बैठक है। अंतर समझे ना? ये वाला गलती अक्सर होता है, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली ये क्या है 47वां 22वां। जैसे आसियान की बैठक हुई वो 47वां, अब आसियान के पूरे देश भारत के साथ अलग से आके एक बार बैठक की, वो 22वां बैठक हुआ। क्लियर हुआ मेरे लाल? हाँ, ये दोनों बातें याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बी ऑप्शन आयरलैंड, बी ऑप्शन। और आज 7:45 पे जब तुम लोग लाइव रहोगे तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं पिछले 5-6 महीनों से अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे ये कहता आ रहा हूं कि मुझे एक अलग नया चैनल चलाना पड़ेगा। और मेरी बात को लगभग सर लोग मानते भी हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं और करीब वो 25 से 30 हैं अब, जिनका खर्च ज्यादा होता जा रहा है। अब वो पहले LKG UKG में सब थे तो कॉपी किताब पेन से, अब मैं सच बताऊं पहले 15-20-30 हजार में काम हो जाता था। अब जैसे अब ठंड का दिन आया, मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर बताऊं, अब उन बच्चों को मुझे कम से कम 30-35 हैं, सबको स्वेटर खरीद के देना होगा। मेरी सैलरी ठीक ठाक है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन खर्च बढ़ रहा है और वो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। मैंने 7 छात्रों से, पहले तो 2 से पढ़ाना शुरू किया था, 7 हुए, आज मेरे पास करीब 39 स्टूडेंट हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूं। 1-2 के जो बर्तन धुलने वाले आंटी जी लोगों के लड़के हैं, वो ओला वालों के हैं, ठेला वालों के हैं, उनके बच्चे हैं, ये गांव मोहल्ले के मैं पढ़ाता हूं। अभी यहां से जाके उनको पढ़ाऊंगा मैं, क्लास वो सब 9 बजे आ जाते हैं। तो अब मैं अपना जब तक चैनल नहीं चलाऊंगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होगा कि YouTube पे व्यूज के भी कुछ पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत व्यूज लाओगे तब 10-20-25 हजार रुपया मिलता है, ये भी याद रखना। अब मिलियंस व्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मिलियंस में नहीं आते हैं। तो मैं जो वहां से पैसा आएगा, मैंने सोच लिया है अपने उस चैनल से जो मैं पैसा लाऊंगा मैं यहां पे लगा दूंगा और इन 39 बच्चों की संख्या में 100 ले जाऊंगा, क्योंकि हर बार 2-4-5 औरतें आ ही जाती है, महिलाएं, सर जी हमारे भी बच्चे को पढ़ा दो। कैसे मना कर दूं कि नहीं बैठेगा? आपको मैं 2023-24 की फोटो दिखाऊंगा जहां मैं फ्री में पढ़ाने जाता हूं, 10-15 तो बैठते थे, इतने दूरवा में काम हो जाता था, अब 39 बैठते हैं। तो अब मैं 9 नवंबर मेरा बर्थडे पड़ता है और मैंने ये अब सोच लिया है कि उस दिन चैनल लॉन्च, और उससे मुझे 2 आजादी मिलेगी। मैं जैसे अभी रेलवे के बच्चों को GK GS नहीं पढ़ा पाता तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर भाई मेहनत करके पैसा मांगूंगा, इसमें क्या बुराई है? मैं पढ़ा करके कहूंगा कि लल्ला ये 100 रुपए का बैच है, खरीदना हो खरीद लो, ना खरीदना ना कर दो, खरीदोगे तो इनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा।
मांग के क्या जीवन जीना, मेहनत करके जीवन जीना। पढ़ाऊंगा 4 घंटा 6 घंटा, उसके बदले पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो यहां खर्च होगा। क्लियर है? अपने ऊपर भी खर्च होगा, इनके ऊपर। पुरुषार्थ करना चाहिए, खुल के अपनी बात रखनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ये एकदम क्लियर है। समझ रहा हो ना? तो आप लोग साथ दोगे ना 9 नवंबर को? क्योंकि मैंने 1 नवंबर से मैं बात कर लिया हूं अड्डा 24/7 के मैनेजमेंट से कि सर मैं अपना चैनल अब स्टार्ट, और ये यूट्यूब इंडस्ट्री में बड़ी बात होगी, आप देखिएगा। क्योंकि आप लोग के प्यार और सहयोग से मैं इतना सा भी मतलब कि थोड़ा सा ही स्थान पाया हूं, लेकिन यूट्यूब इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्थान तो है मेरा कि जीएस आशुतोष सर पढ़ाते हैं। तो यार इसमें तुम लोग साथ देना लल्ला, क्योंकि ये जीवन का आप समझते हो एक स्थायी नौकरी है, हर एक तारीख को सैलरी आ जा रही है। उससे अलग होकर के एक सब्सक्राइबर से शुरू करूंगा, जबकि अड्डा 24/7 जब मैंने ज्वाइन किया था ये चैनल 2 लाख का था, जिस दिन मैंने 2018-19 में ज्वाइन किया था। आज जब मैं यहां मौजूद हूं, आज ये चैनल 10 मिलियन मतलब करोड़ का है, करीब, हाँ 1 करोड़ से तो ऊपर का ही है, 1 करोड़ का है। ये बीच के 1 करोड़ प्लस, ये बीच के 98 लाख बच्चे मैंने पिछले 7 वर्षों में अपने दोस्तों और सहयोगी फैकल्टीज के साथ मिलकर के जोड़ा है। तो नई शुरुआत है, 0 से करूंगा। पहला सब्सक्राइबर मैं खुद को सब्सक्राइब करूंगा चैनल पे और आगे लेके चलूंगा। और जैसे कुछ लोग कह रहे थे सर 10 मिनट शो, भाई अपने इस चैनल पे मैं रोज 10 मिनट शो करूंगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे, काहे के लिए स्टूडेंट पसंद करे, काहे के लिए तुमसे पढ़े? तो मैं डेली करूंगा 10 मिनट शो, मैं डेली बर्निंग इश्यूज इस पे करूं, मैं डेली अपना जीएस इस पे पढ़ाऊं, मैं डेली अपना जीके इस पे पढ़ाऊं। और हाँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं ये सुबह 8 बजे वाला लेक्चर यहां का छोड़ दूं या 7 बजे वाला, इसके ऊपर मैं निर्णय लूंगा। लेकिन हां, आप लोगों का साथ चाहिए होगा मुझे। ये आप लोग मेरे पिछले कई साल से मेरे नेचर, बिहेवियर, मेरे व्यक्तित्व को जानते हो। तो अब हम खुल के बोलते हैं यार कि नहीं, अब थोड़ा और इस लेवल को बढ़ाना है। अब जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, मैं दूसरी कॉलोनी में भी जाऊंगा। जितने बच्चे हैं छोटे छोटे 5 साल 7 साल 6 साल के, वो बेचारे आते हैं ना, उनके पास स्वेटर नहीं होता, इसी महीने स्वेटर खरीदना होगा, लगेगा पैसा। तो कोई मैं अंबानी जी के घर तो पैदा हुआ नहीं हूं, सैलरी ठीक ठाक है, तो खर्च भी होता है, वो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैंने अपने विचार अड्डा के सामने रखे और अड्डा ने मेरा सहयोग करने का बोला कि ठीक है आशुतोष, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, क्योंकि मेरे जानने वाले अड्डा सबको पता है कि ये काम मैं बच्चों को पढ़ाने का फ्री में करता हूं, और आज से नहीं 4 साल से कर रहा हूं। तो अच्छे काम में शायद भगवान भी मदद करते हैं, इसलिए शायद अड्डा भी मान गया कि ठीक है तुम अपना चैनल चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये सारी चीजें हैं, तो हो गया ओवरऑल। ये क्या है भैया? अच्छा, ये जीएस की किताब है यार मेरी, वरदान सामान्य ज्ञान। इस पे इस समय ना 22% ऑफ चल रहा है, अगर तुम लोगों को लगे तो बुक मंगा सकते हो। अरे तुम लोग की इच्छा है, कूपन कोड यही लगाना, ठीक है ना, कूपन कोड यही लगाना। तो 22% ऑफ है, इसलिए बोले 99 रुपए में तुम लोगों के घर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और जीके जीएस की बेस्ट बुक है, ये भरोसा करना, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, 1 हफ्ते में आपके घर ये पहुंच जाएगी, क्योंकि ये छपी हुई है 2 महीने से। मेरी एक ही जीएस की बुक ही है, और सोचो इसको भी हम लॉन्च किए 99 रुपए में। क्यों? क्योंकि हर घर तक पहुंच होनी चाहिए। हम भी मोटी किताब 400 की बना लें, लेकिन खुद जो आदमी गरीबी में पला हो ना, तो हमको खुद कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं था, तो हमको पता है कि 400 रुपया देना क्या चीज होती है। तो वो सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी, और आपके माता पिता को चरण स्पर्श यार, क्योंकि पृथ्वी पे माँ बाप ही भगवान का रूप है, तो उन भगवानों को चरण स्पर्श, और कहिएगा कि आशीर्वाद देंगे। जब इस बार मैं 9 नवंबर को अपना चैनल स्टार्ट करूंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो हैं उस चैनल पे सब लोग आएंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे और मेरा सहयोग करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा।